बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को शार्क टैंक पे देखता हूं, जब वो अपना मार्केट शेयर कैलकुलेशन लेकर आते हैं तो वो शार्क टैंक पे गलत लेकर आ जाते हैं, जिसके चक्कर में बहुत सारे शार्क्स इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भोपरी सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने बिजनेस का मार्केट वैल्यूएशन करना है, मार्केट शेयर कैलकुलेशन करना है। अब देखो, अगर आपको धंधा बड़ा करना है ना, इन्वेस्टमेंट रेस करना है, फंडिंग रेस करनी है, तो करेक्ट मार्केट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए। अब देखिए, एक चाय बनाने वाले का जो मार्केट शेयर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, और एक चाय बेचने वाले का मार्केट शेयर टोटली डिफरेंट होगा। क्यों? जो चाय पैकेट में बेच रहा है उसको सिर्फ पैकेट में बेचने का मार्जिन मिलेगा, बट जो बना के बेच रहा है वो एम्बियंस का भी चार्ज करेगा, बनाने की कॉस्ट भी चार्ज करेगा। अब थड़ी पे बेचेगा चाय तो 5-10 रुपए की बेचेगा, उसके मॉल में बेचेगा तो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तक की बेचेगा। तो इन दोनों का मार्केट शेयर टोटली डिफरेंट होगा। होता क्या है, स्टार्टअप फाउंडर्स को पता ही नहीं है, जो बिजनेस चला रहे हैं ना, ये कैलकुलेशन होती कैसे, स्केलेबिलिटी कैसे होती है। अब क्या होता है, इनके माइंड में एक चीज चलती है कि भैया हमें धंधा बड़ा करना है, नया एसक्यू ले आओ, नई प्रोडक्ट लाइन लेकर आ जाओ, धंधा बड़ा हो जाएगा। उससे धंधा बड़ा नहीं होता है। अब एक चीज समझो, अंबानी, अडानी, जो बड़े बड़े मार्केट के अंदर प्लेयर्स होते हैं, वो भी छोटी से छोटी चीज को स्केल करके बड़े बन जाते हैं। अब अंबानी क्या कर रहा है, रिलायंस रिटेल में अपने सब्जी तो बेच रहा है, रिटेल का सामान ही तो बेच रहा है, बट वो बल्क के अंदर बेच रहा है, स्केल बहुत बड़ा है उनका। अब एक रिटेल वाला है, वो दिन भर में 10 मैगी बेचता होगा, अंबानी जी दिन भर में 1 लाख मैगी निकाल दे रहे हैं। तो आप कितना ज्यादा स्केल कर सकते हो अपने ऑपरेशंस को, किसी भी प्रोडक्ट को, उससे आपका मार्केट शेयर डिफाइन होता है। तो स्केलेबिलिटी आनी चाहिए। अब मैं आपको 5 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिसकी मदद से मार्केट शेयर को कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी पूरी इसकी। तो देखिए, सबसे पहली चीज मार्केट शेयर कैलकुलेशन में करी जाती है वो ही है यूनिट मार्केट शेयर, कितना बिक सकता है। अब एक चीज समझो, एक यूनिट को आप कितना बेच सकते हो, कितना स्केल कर सकते हो। अगर आपको अपने स्टार्टअप की बिजनेस की वैल्यूएशन निकालनी है ना, तो आपको ये चीज अच्छे समझ में आनी चाहिए। जैसे आप चाय का स्टार्टअप लेके चल रहे हो, तो चाय के साथ साथ आप बर्गर बेचोगे, टोस्ट बेचोगे, पिज्जा बेचोगे, और भी आइटम्स बेचोगे, तो वो एडिशनल एसक्यूज हो गए। बट जो मेन आइटम है चाय, वो कितना बेच सकता है, उसका मार्केट शेयर कितना है। अब जैसे चाय हाउस है, चाय पॉइंट है, इन्होंने क्या करा, अपने यूनिक इकोनॉमिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करा, सेल्स को डीपली अंडरस्टैंड करा, और देखा कि कितने लोग कैफे में आएंगे, कितना इनको रेंट पे करना है, और एक कस्टमर कितनी बार चाय पिएगा। अब एक चीज समझना, चाय का पैकेट बेचूंगा तो कस्टमर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आएगा बार बार खरीदने। बट चाय एक दिन में डेली एक आदमी को 2 से 3 बार चाहिए होती है, कॉफी भी 2 से 3 बार चाहिए होती है, तो बार बार कितना रिपीट होगा। अब ऐसा नहीं है कि 200 रुपए की कॉफी एक कस्टमर बार बार लेता जाएगा, या 200 रुपए की चाय एक कस्टमर बार बार लेता जाएगा। उसको भी कंटिन्यूसली अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने स्टोर्स उसके लिए खोलने पड़ेंगे, कितनी मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी पड़ेंगी, जब मैं फोफो मॉडल पे जाऊंगा, उनसे फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करूंगा, या खुद का इन्वेस्टमेंट करूंगा, मार्केट से फंड रेज करूंगा, ऑपरेशंस मेरे हाथ में रखूंगा, जिससे मैं ब्रांड नेम को कहीं डाइल्यूट ना कर जाऊं। दूसरा फैक्टर होता है रेवेन्यू मार्केट शेयर। अब ये क्या होता है, देखिए, आपको मार्केट शेयर कैलकुलेशन करना है ना, तो मैं कितना रेवेन्यू इस मार्केट में कर सकता हूं, उससे आपके स्टार्टअप की वैल्यूएशन निकलेगी। अब रेवेन्यू सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं आता है, ये आता है पर यूजर मोनेटाइजेशन से। अब देखो, जोमेटो एंड स्विगी, वो आपसे सिर्फ फूड बेच के पैसा नहीं कमाते, वो मोनेटाइजेशन करते हैं रेस्टोरेंट से भी। जैसे रेस्टोरेंट का प्रमोशन करना, एड चलाना है, तो रेस्टोरेंट से पैसा कमा लेते हैं। किसी कंपनी को एनालिसिस करके देना, डेटा देना, तो उनसे डेटा का चार्ज कर लेते हैं कि हम डेटा दे रहे हैं तो वहां पैसे दो। क्लाउड किचन खोलना है, हम डेटा देंगे तो वहां पैसा दो। तो अलग अलग मॉडल्स इन्होंने तैयार करे हैं जहां से ये अपना पैसा बनाते हैं, जोमेटो एंड स्विगी। आपको लगता है सिर्फ वो फूड डिलीवरी से कमीशन कमा रहे हैं, नहीं, अल्टीमेटली एंड यूजर्स के बहुत सारे सोर्सेस निकाल देते हैं मोनेटाइजेशन के। अब जैसे मीशो है, अब मीशो का समझो, मीशो ने क्या देखा मार्केट के अंदर कि ई कॉमर्स चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, तो मैं दोनों को मर्ज कर देता हूं। उन्होंने दोनों को मर्ज करा, मार्केट शेयर को बढ़ाया अपने, और एक नया मार्केट डेवलप कर दिया, और आज वो डायरेक्टली व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू माल बेच रहे हैं लोकल सेलर्स का, और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज जो फैक्टर होता है मार्केट शेयर कैलकुलेशन में और कंपनी की वैल्यूएशन में, होता है कॉम्पिटिशन का एनालिसिस, मतलब रिलेटिव मार्केट शेयर। अब ये क्या होता है, अब आप समझो, आप मार्केट के अंदर गए, आपने देखा भैया दूसरा बंदा बिजनेस कर रहा है, बट इसे क्या छोड़ रहा है, क्योंकि अगर ये कुछ कर रहा है तो दूसरी से छोड़ भी रहा होगा, उसको मैं पकड़ लेता हूं। जैसे ओयो ने करा, ओयो ने क्या देखा कि जो एयरबीएनबी है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। क्यों? एयरबीएनबी का रूम चालू हो रहा है 3000, 5000, 6000 से, और इंडिया में अभी भी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा अमीर नहीं है, तो उसे बीच का गैप ढूंढा कि सर्विस तो सबको चाहिए, चाहे वो 1000 रुपए वाला हो, चाहे वो 5000 वाला हो। तो उन्होंने ओयो रूम्स को लॉन्च कर दिया, उससे वो प्रॉफिटेबल हुए और स्केल अप कर पाए अपने ऑपरेशंस को। तो उन्होंने मार्केट के अंदर एक बड़े गैप को एनालाइज कर दिया कि मुझे टॉप पे नहीं जाना पिरामिड के, नीचे बॉटम पे रहना है। बॉटम पे बहुत बड़ा फॉर्च्यून है जहां मैं पैसा बना सकता हूँ। जीरोडा ने भी ऐसे ही करा,
उसने देखा मार्केट में जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स थे ना, सब क्या कर रहे थे, कमीशन चार्ज कर रहे थे, पैसे चार्ज कर रहे थे। 1 लाख का ट्रेड हुआ, 1-2%, 3% तक लेके जा रहे थे। उसने फ्लैट फी कर दी 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज। तो 20 रुपए की जो फ्लैट फी थी ना, उसके चक्कर में वायरल हो गए। तो जीरो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट से इतनी बड़ी कंपनी बन गई जीरोडा। जो चौथा फैक्टर होता है वो होता है मार्केट ग्रोथ का। अगर आज मुझे मेरे कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है तो मार्केट कितना ग्रो होगा और मैं उस जो ग्रोथ है उसको टैप कैसे करूंगा। जैसे एग्जांपल देता हूं डुंजो बहुत अच्छे से मार्केट के अंदर आया था डिलीवरीज को लेकर, फास्ट डिलीवरी थी, बट अल्टीमेटली मुकेश अंबानी जी ने 2000 करोड़ का फंड डाला था, उसके बाद ये फंड रेज नहीं कर पाए। अल्टीमेटली आज ये स्टार्टअप बंद हो गया। बट ज़ेप्टो, ब्लिंकिट इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा कंसेप्ट मॉडल, वो फंड रेज अच्छे से कर पाए और आज प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं कहूंगा, बट हाँ वो अपने ऑपरेशंस को और स्केल कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अभी उन्होंने 10 मिनट्स कॉफी का कंसेप्ट लॉन्च करा है, 10 मिनट्स फूड डिलीवरी का कंसेप्ट लॉन्च करा है, तो वो और तेजी से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। जहां डुंजो बंद हो गया, फंड रेज नहीं कर पाया, इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाया कि वो पैसा कैसे बनाएगा, मैं ज़ेप्टो और फंडिंग लाके, ब्लिंकिट और फंडिंग लाके मार्केट शेयर को तेजी से कैप्चर करते जा रहे हैं। और मैं आपको एक स्टार्टअप का इसमें एग्जांपल दूं तो वो है बोट। अब बोट ने क्या देखा कि भैया जो हाथ में अपन घड़ी पहनते हैं, ठीक है, एयरबड्स यूज करते हैं, इसका डिमांड बढ़ रही है, मार्केट साइज बढ़ रहा है, बट ब्रांड्स के जो सैमसंग है, एप्पल है, ये कस्टमाइज चीजें नहीं बना रहे हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड चीजें बना रहे हैं। तो वो फैशनेबल आइटम्स को लेकर आए, इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग करी, मार्केटिंग करी, बजट फ्रेंडली प्राइसिंग रखी और अपना खुद का एक मार्केट शेयर डेवलप कर लिया और आज बोर्ड सक्सेसफुल है। लेंसकार्ट ने भी यही करा। लेंसकार्ट ने देखा जितने भी चश्मे बिकते हैं ना, ये ऑफलाइन बिकते हैं, तो मैं इनको ऑनलाइन बेचता हूं। तो पहले वो ऑनलाइन गए, फिर उन्होंने देखा कि मैं अपनी फिजिकल प्रेजेंस एंड ब्रांडिंग भी करनी है, तो उन्होंने ऑफलाइन स्टोर्स खोलना चालू कर दिए थ्रू फ्रेंचाइजी मॉडल। तो फिर वो आगे हाइब्रिड, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जहां पे इन्होंने फ्री होम डिलीवरी, ट्रायल्स, बहुत सारी चीजें देना चालू कर दी और इस ब्रांड को सक्सेसफुल बनाया और स्केल अप करा, फंड रेस कर गए। फिर तीसरा एग्जांपल एक और देता हूं मामाअर्थ का। चलो आपको, मामाअर्थ ने क्या करा, उसने देखा मार्केट के अंदर क्या D2C में इतना कॉम्पिटिशन नहीं है अभी और बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो केमिकल फ्री बोल बोल के मार्केटिंग कर करके मामाअर्थ घर घर पहुंच गया D2C की मदद से। इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा, फ्लाइंग बीस्ट को 2020 में देखना, फ्लाइंग बीस्ट ने और फिट ट्यूबर ने बहुत जम के मार्केटिंग करी थी मामाअर्थ की। हर वीडियो में इनका प्रमोशन है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इनका प्रमोशन कर रहे थे। अब लोग क्या लॉकडाउन में फालतू बैठे थे, इनकी वीडियोस देख रहे हैं, उस समय कोविड का चल ही रहा था और ये लेकर आके केमिकल फ्री, ये फ्री, वो फ्री, तो सब लोगों ने इनको ऑर्डर करना चालू कर दिया। तो D2C में मार्केट को बहुत अच्छे से इन्होंने टैप करा। अब एक चीज समझो, जितने भी कॉस्मेटिक के, आयुर्वेद के, या ये जो दवाइयां बनती है, मेडिसिन बनती है, कॉस्मेटिक जितना भी आप लेते हो ना, स्किन केयर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबकी कॉमन है, फैक्ट्रियां सबकी कॉमन है, बस ब्रांडिंग, मार्केटिंग, चैनल, प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबके डिफरेंट है। तो आप खुद को पोजीशन कैसे करते हो, राइट टाइम पे पोजीशनिंग कर गए मार्केट के अंदर, तो नया मार्केट शेयर अपने लिए आज क्रिएट कर दोगे आप। अगर आपको कॉस्मेटिक में करना है तो मार्केट में जाओ, दुकान दुकान घूमो, मैं सही बता रहा हूँ, दुकान दुकान, जो दुकानदार होता है ना, जो कस्टमर से एक्चुअली में डील करता है, उसके पास ज्यादा डेटा है रादर देन कंपनीज। वो आपको आज का डेटा बताएगा, एक्यूरेट डेटा बताएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, बिक क्या रहा है और किस चीज की ग्रोथ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 5वां पॉइंट, न्यू मार्केट डेवलपमेंट। क्या आप न्यू मार्केट डेवलप कर सकते हो? अब जैसे एग्जांपल देता हूं शादी.com का। शादी.com ने क्या करा, जो अनुपम मित्तल की कंपनी है, पहले क्या होता था, मैच मेकर्स ऑफलाइन होते थे, भाई मेरे पास 200-300 बायोडाटा है। इन्होंने देखा यार मैं इसको स्केल करके और बढ़िया मैच मेकिंग कर सकता हूं, वो हो सकता है ऑनलाइन की मदद से, डिजिटल की मदद से। और आज से 20-25 साल पहले इंटरनेट इतना पॉसिबल भी नहीं था कि हर एक के पास इंटरनेट हो, उस समय इन्होंने कंपनी चालू करी। अब देखिए, इन्होंने डेटा उठाया, उसको ऑनलाइन कर दिया। अब इनका मार्केट शेयर, कंपनी वैल्यूएशन डिफाइन कैसे होगी? पहली चीज, कितने लोग ऑनलाइन मैच मेकिंग यूज करेंगे, मतलब आने वाले टाइम में और अभी। अब देखो, आने वाला टाइम तेजी से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो लोग मैच मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद कितने लोग गूगल सर्च करेंगे, वो उनको डेटा चाहिए कि भैया कितने लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं ग्रूम के लिए, ब्राइड के लिए, मैच मेकिंग के लिए, कितने लोग रिश्ते ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, उस डेटा की मदद से। फिर कितने लोग पे करेंगे। अब देखो, प्रॉब्लम तो बड़ी है, प्रॉब्लम भी है, ग्रूम ढूंढना, ब्राइड ढूंढना, दूल्हा दुल्हन ढूंढना, बट ऐसा तो नहीं है कोई उसके लिए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख पे कर देगा। उसके लिए पैकेजेस बनाने पड़ेंगे डेटा के लिए कि कैसे आप पर यूजर मोनेटाइज करोगे चीजों को। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप मोनेटाइजेशन कैसे कर रहे हो। गूगल ट्रेंड, मतलब गूगल कीवर्ड्स करके एक सॉफ्टवेयर आता है, गूगल का है, वहां से आप निकाल सकते हो कि कितने सर्चेस बढ़ रही हैं, लोग कितना सर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेंड को चेक कर सकते हो कि सर्च बढ़ रही है, कम हो रही है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंस्टाग्राम पे यंग क्राउड ज्यादा है, फेसबुक पे ओल्ड क्राउड ज्यादा है, तो मुझे बल्क मार्केटिंग करनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले फेसबुक पे जाऊंगा। फिर उसके बाद अगर मुझे यंग जनरेशन को फ्लैट टारगेट करना है, तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा। अब एक चीज समझो, जो फेसबुक की ऑडियंस है वो इंडियन, वो 40+, 35+ हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे इस समय यंग ऑडियंस है, तो कॉस्मेटिक कौन खरीदेगा? यंग ऑडियंस को, कि लड़कियों को, लड़कों को अच्छा दिखना है,
अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कॉस्मेटिक मेरा इंस्टाग्राम पे अच्छा बिकेगा, बट सेटल किसको होना है? 35 साल 40 साल वालों को। तो प्रॉपर्टी कौन खरीदेंगे? वो लोग। तो उनके लिए फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करो। तो वो चैनल्स आपको देखने पड़ते हैं कि चैनल्स कौन सा बेटर है, फिर उससे आपका मार्केट वैल्यूएशन कैटर होता है। आप देखो शादी.com, अब अगर मैं एक मैच मेकिंग का ऑफिस डालूंगा जयपुर के अंदर, तो मैं दिल्ली वाले ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकता, बट अगर मैं ऑनलाइन कर रहा हूं तो पैन इंडिया में ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूं। तो वहां से मार्केट शेयर एक कंपनी का कैलकुलेट होना चालू होता है कि स्केल कैसे करोगे, आगे बढ़ोगे कैसे, पैसा कैसे बनाओगे। नायका ने क्या करा, देखो मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूं। ब्यूटी और कॉस्मेटिक मार्केट ग्रो हो रहा था, बट उसने देखा नॉर्मल कंज्यूमर तो कंफ्यूज हो रहा है कि ये लूं ये लूं ये लूं, तो उसने क्या करा, ई कॉमर्स लॉन्च कर दिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेकर आ गया और सारे लग्जरी ब्रांड्स को अपने पोर्टल पे लेकर आ गया नायका। वहां से ट्रस्ट बिल्ड करना चालू करा, क्योंकि उस समय D2C नहीं था। आज ये नायका स्टार्टअप नहीं चलता, बट उस समय बूम था कॉस्मेटिक का, बट ऑनलाइन प्लेयर नहीं था। तो सारे प्लेयर्स को लेकर आ गया, बल्क में इसको डिस्काउंट मिला, डील्स मिली, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज के चक्कर में ये तेजी से स्केल अप मार गया। थोड़ा इजी करके समझाऊं तो एक एप्पल बेच रहा था, एक केला बेच रहा था, एक अमरूद बेच रहा था, एक अंगूर बेच रहा था। इसने कुछ नहीं करा, सबको उठाया अपने पोर्टल पे लिया है और सलाद बना के बेचना चालू कर दिया। जैसे बल्क डिस्काउंट ऑफर्स दिए तो सारा जो कस्टमर था वो इनकी वेबसाइट पे आना चालू हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, आसपास मार्केट में जाकर देख सकते हो कि क्या चल रहा है। अब 4 चीजें चल रही है, तो क्या मैं इनका कॉम्बिनेशन है कॉम्बो बना सकता हूँ, डिस्काउंट में दे सकता हूँ, जहां से मैं खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दूं। अब फाइनल टेक अवे क्या है इस वीडियो के? देखो सबसे पहली चीज, गलत अजम्पशंस मत बनाओ अपने मार्केट वैल्यूएशन के। गूगल कीवर्ड पे जाओ, प्लानर पे जाओ, डेटा चेक करो, लोग सर्च कितना कर रहे हैं, ट्रैफिक है या नहीं है। डेटा और ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से समझो। आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली कि आज तो यूनिकॉर्न बनाएंगे, हो गया आपका सत्यानाश। ये नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकली बैठ के देखना है, समझना है मार्केट को, ट्रेंड को, डेटा को, उससे आप आगे बढ़ सकते हो। फिर नई अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी पड़ेगी उस मार्केट में कि भैया प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंड कस्टमर क्या रेडी है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का पेमेंट के लिए। ऐसा तो नहीं कि आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया, कस्टमर कह रहा है मेरे को तो उसका पैसा देना ही नहीं है, आप प्रीमियम खर्च करने के लिए मैं रेडी ही नहीं हूं, मेरा जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड था मैं उसी पे चलूंगा, मुझे नहीं करना। तो वहां आपका मार्केट फेल हो जाएगा। उसके लिए आपको गूगल ट्रेंड्स पे जाना है, कीवर्ड प्लानर पे जाना है, ये सारी चीजें जरूरी होती है। आप इवेंट्स पे जाओ, बिजनेस के अलग अलग लोगों से मिलो, डिफरेंट बिजनेस ओनर से बात करो, कंज्यूमर से बात करो, देखो लोग पैसा देने में कितना रेडी है, उससे आप मार्केट वैल्यूएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि यही प्रॉपर तरीके होते हैं एक स्टार्टअप की कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन को निकालने के, जो मार्केट के अंदर जा रहा है, जिनका पिच डेक अभी बना है, जो भी वैल्यूएशन करेंगे, सॉरी रेवेन्यू करेंगे, जिनका वैल्यूएशन डिफाइन होगा, बट जो ऑलरेडी रेवेन्यू कर चुकी होती कंपनी, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला ग्रुप्स हो गए, इन लोगों के ऑलरेडी रेवेन्यूज के जो कैलकुलेशंस होते हैं वैल्यूएशंस के, वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं, वहां दिक्कत नहीं आती है। तो ये सारे 5 फैक्टर आपको यूज करने अपने स्टार्टअप की वैल्यूएशन को बनाने के लिए, नया मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए और धंधे को बड़ा करने के लिए। और यही सारे 5 जो फैक्टर्स है ना, आपको फंड रेजिंग में भी मदद करेंगे। जब इन्वेस्टर्स के पास जाओगे पिच डेक लेके, तो वो आपसे पूछेगा क्या आपने क्या ऐसा नया डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या मार्केट शेयर नया कैप्चर कर रहे हो, नया मार्केट डेवलप कर रहे हो, कुछ ऐसा नया यूएसपी लेकर आ रहे हो, कैसे ग्रोथ करोगे। तो यही सारे यूनिक इकोनॉमिक्स एंड यूनिट्स आपको उनको समझानी पड़ेगी कि ऐसे हम रेवेन्यू करेंगे, ऐसे हम प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसे हम स्केल अप करेंगे, और इतनी हमारी डिमांड है और आने वाला फ्यूचर हमारा है। और अगर आपने सारी चीजें प्रूफ कर दी, एक इन्वेस्टर को दिखा दिया कि भाई आपको मैं 40x 20x रिटर्न दूंगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मेरी कंपनी का इतना बड़ा कर दूंगा, तो कोई भी इन्वेस्टर पीछे नहीं हटेगा आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है आपके, आप लिखिए, मैं डेफिनेटली उनके आंसर करूंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।